सादर वंदे मित्रों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और कल जो अपना पार्ट 2 था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में हमने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा के बारे में पढ़ा। आज हम उसे आगे पढ़ने वाले हैं क्योंकि कई बार सवाल इन पुरातात्विक स्थलों से निकल कर आते हैं। पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ते हुए साथ ही मैं आपके लिए दो श्लोक युक्त जैसे दो शब्द आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। साथियों, आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए कि कोई भी कार्य कर लो आप, वह हमेशा आपकी मेहनत मांगेगा। इसलिए राजस्थान में सुप्रसिद्ध एक छोटा सा वक्तव्य बताया जाता है कि डा डाली डोकर बही का तू गई विदेश, बिना रक्त के खोज से निज बिकारो देश। अर्थात हर कार्य करने के लिए अपने को कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ता है। इसके साथ में एक और वक्तव्य कहना चाहूँगा साथियों कि खुद को कर मजबूत इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है, तेरी औकात क्या है। अपने को इतनी बढ़िया सी तैयारी करनी है और तैयारी ही अपना परिणाम सुपरिणाम बनाएगी। आगे शुरू करने जा रहे हैं साथियों हम प्रमुख पुरातात्विक स्थल। लेकिन साथियों, इसके साथ में और बताना चाहूँगा कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल जैसे आज हम रंगपुर है, लोथल है, धौलावीरा या फिर अन्य चौंदड़ो है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। साथ ही बहुत सारी नई जानकारियाँ आपके सामने रखूँगा साथियों, जिनमें प्रमुख रूप से हम मम्मी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही भारत के प्राचीन जो डक यार्ड यानी गोदीबाड़ा हैं उनके बारे में भी ज़रूर जानकारी लेंगे। शुरू करने जा रहा हूँ लोथल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में प्रमुख रूप से पढ़ा जाता है लोथल। बात करते हैं लोथल जो पुरातात्विक स्थल हैं, सबसे पहली बात पूछी जाती है इसकी खोज के बारे में। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि 1937 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा सन 1937 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा ये जो पुरातात्विक स्थल है गुजरात के खंभात की खाड़ी में, गुजरात के खंभात की खाड़ी जो है इसके किनारे खोजा गया स्थल, खाड़ी के किनारे खोजा गया स्थल जिसे हम लोथल के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हमने इसकी खोज के बारे में बात की है। बात करते हैं ये जो लोथल मिला है खुदाई के दौरान पुरातात्विक स्थल, इसके विशेष विवरण हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं जिससे अपने लिए सवाल निकलकर सामने आते हैं। साथियों, विशेष विवरण जो है उसमें यहाँ पर पुरातत्वविद जो है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो खुदाई की गई है, खुदाई में कौन कौन से उत्खनन के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अचंभित करने वाला जो चीज़ मिला है वो है आपके गोदीबाड़ा जिसे अंग्रेजी में डक यार्ड के नाम से जाना जाता है। डक यार्ड के नाम से जाना जाता है और डक यार्ड जिसे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, जब हम बंदरगाह के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम भारत जो है इसके प्रसिद्ध बंदरगाहों के बारे में भी जान लेते हैं। तो साथियों, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो बंदरगाह बताया जाता है उसे भड़ौच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भड़ौच के नाम से इसे जाना जाता है। भड़ौच के नाम से इसे जाना जाता है। इसे ब्रग-कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। ब्रग-कच्छ जो भारत में सबसे प्राचीन बंदरगाह बताया जाता है। ब्रग-कच्छ जो है भड़ौच है, इसका आधुनिक नाम आजकल कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो क्षेत्र पड़ता है अर्थात इस भड़ौच नामक बंदरगाह का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता था वो मिलता था मालवा को। मालवा जो राजस्थान के दक्षिण में, गुजरात के उत्तर में और मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है। मालवा जो क्षेत्र है अक्सर यहाँ पर लोग
कार्य करने जाते थे, काम की तलाश में जाया करते थे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जमावड़ा देखने को मिलता था वो महाजनों का देखने को मिलता था। दूर जो कमाने के लिए जाते थे, ज़्यादातर जो लोग पलायन करते थे वो मालवा आते थे। अब चूंकि बड़ौच इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि बाहरी देशों से जो भी माल एक्सपोर्ट होता था, आयात होता था, वो सर्वप्रथम आकर बड़ौच पर ही रुकता था और बड़ौच के बाद में पूरे विश्व अपने भारत के अंदर इसको डिलीवर किया जाता। बड़ौच के अलावा अगर और बात करें, अगर मैं बात बता दूं आपको मौर्य काल की, तो मौर्य काल जो है, इस काल में सबसे सुप्रसिद्ध जो बंदरगाह रहा है उसे ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता है। ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि ताम्रलिप्ति जो क्षेत्र है, बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति में जो माल आयात हुआ है सबसे पहले किस प्रतिष्ठित नगर को भेजा जाता था? तो नाम आता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को यह माल एक्सपोर्ट किया जाता था और उसके बाद में पूरे क्षेत्रों के अंदर इस माल की डिलीवरी की जाती थी। बताना चाहूंगा साथियों कि भारत के अंदर टोटल इंपॉर्टेंट 25 बंदरगाह बताए जाते हैं। 25 बंदरगाह बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट। इनमें जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पतनम जो है, अंतरराष्ट्रीय जो पतन बताए जाते हैं, बंदरगाह बताए जाते हैं, वो बताए जाते हैं 11 भारत में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं लोथल में जो मिला बंदरगाह है, इस बंदरगाह की चौड़ाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी और कितना गहरा बताया जाता था, जहां पर बड़े मालवाहक जहाज आकर अपना माल या फिर जहाज को रोकते थे। तो बताना चाहूंगा साथियों, ये जो बंदरगाह मिला है, इस बंदरगाह की लंबाई जो देखने को मिलते हैं, इस बंदरगाह की जहां पर ये बंदरगाह बनाया गया था, ये 770 फीट लंबाई बराबर 770 फीट बताई जाती है। बात करते हैं अगर हम चौड़ाई की, तो इस बंदरगाह की जो टोटल चौड़ाई देखने को मिलती है साथियों, ये 120 फीट 120 फीट इस बंदरगाह की चौड़ाई। और गहराई की बात करें साथियों, तो लोथल स्थित जो बंदरगाह मिला है हमें उत्खनन के दौरान, ये 15 फीट गहरा था। गहरा बराबर 15 फीट गहरा ये बंदरगाह देखने को मिलता है। बात करते हैं विशेष विवरण में आगे बढ़ते हैं। लोथल से हमें खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीजें, जो आश्चर्यचकित चीजें मिली हैं, तो यहां पर मिला है आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की जो चक्की मिली है, ये किस पत्थर से बनी थी? तो साथियों बताना चाहूंगा, यह चर्ट पत्थर से निर्मित आटा पीसने की चक्की बनी थी। साथ ही अगर पूछ लिया जाए धूर्त लोमड़ी की कहानियां, धूर्त लोमड़ी की कहानियों से चित्रित मर्तबान मिट्टी के बर्तन हमें कहां से मिले हैं? तो नाम आता है लोथल। बात करते हैं आगे और विशेष विवरण में आगे बढ़ते हैं। लोथल से हमें उत्खनन के दौरान क्या क्या चीजें मिली हैं, तो बताना चाहूंगा साथियों, यहां से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं और रंगाई होज भी मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं और रंगाई होज भी मिला था। कपड़ों को रंगा जाता था रंगरेज समुदाय के द्वारा। नंबर 4 जो चौथा जो रूप देखने को मिलता है प्रमुख विशेष विवरण के अंदर, वो है यहाँ मनका निर्माण का कारखाना मिला। मनका निर्माण का कारखाना मिला है। साथियों कई बार सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के नाम बताइए जहां से मनका निर्माण का कारखाना मिला। तो एक नाम बताया जाता है लोथल और दूसरा नाम बताया जाता है चहुंदड़ो, जहां से हमें मनका निर्माण का कारखाना बताया जाता है। यहाँ पर मनका निर्माण का छोटा सा एक जो कुटीर उद्योग के रूप में भी देख सकते हो आप, स्थापित था। बात करते हैं मनका निर्माण में प्रमुख रूप से कौन कौन सी वस्तुएं काम में ली जाती हैं, तो साथियों बताना चाहूंगा, मनका निर्माण में स्टफिक, गोमेद, चर्ट पत्थर, मिट्टी,
फ्यांस आदि पदार्थों को मनका निर्माण में काम लिया जाता है। इनमें से स्टफिक, गोमेद और फ्यांस ये चिपचिपे पदार्थ थे। बाकी सारे पदार्थों को कूट पीस कर महीन बनाया जाता था और इन चिपचिपे पदार्थों के इस घोल के अंदर इसको मिक्स करने के बाद में एक रोल तैयार किया जाता था। अब रोल तैयार किया जा चुका है। जब रोल आधा सूख जाता था तो तांबे की एक छड़ी के द्वारा इसमें छेद किया जाता था और आवश्यकता के अनुसार इसे काटकर प्रमुख मणका जो यानी मनका का रूप इन्हें दिया जाता था। फिर इन्हें धागों में पिरोकर गले में शोभायमान किया जाता था। ये मनका रिपेयर हो गया। फिर बात करते हैं और विशिष्ट विवरण। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल के उत्खनन के अंदर यहाँ हमें और कौन सी चीजें मिली हैं, तो लिखना है चावल। चावल यानी धान, धान के साक्ष्य, चावल यानी धान के साक्ष्य भी हमें इस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में मिले। बाद में बात करते हैं घोड़े की मण मूर्तियां। घोड़े की मण मूर्तियां, घोड़े की मण मूर्तियां भी इसी उत्खनित स्थल से हमें प्राप्त हुई। साथियों आगे बताना चाहूंगा, यहां खुदाई में फारस की मोहरे, फारस की मोहरे, फारस की मोहरे, फारस का आधुनिक नाम आज इसे ईरान के नाम से जाना जाता है। साथियों इस चैप्टर के माध्यम से मैंने एक भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं किया जो आपके लिए सवाल बनता है। हमें जो पढ़ाई करनी है साथियों बड़ी गहराई के साथ में पढ़ाई करनी पड़ती है। जब हम जोधपुर में एंटर करते हैं तो डिफेंस एरिया के अंदर एक श्लोक लिखा मिला हुआ है अंग्रेजी के अंदर कि कट हार्ड विद डीपली, शत्रु को खत्म करो गहराई से। तो अपने को जो पढ़ाई करनी है वो भी बड़ी गहराई से पढ़ाई करनी है। आगे बात करते हैं साथियों कि लोथल के उत्खनन से और इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या मिली है, तो यहां 3 युगल समाधियां, युगल समाधियां, यहां 3 युगल समाधियां हमें प्राप्त हुई है जब इनका उत्खनन किया गया। और मम्मी मिट्टी से निर्मित मम्मी का मॉडल यहां खुदाई से हमें मिला था। अब मम्मी का जो ये मॉडल मिला है साथियों, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा मम्मी के बारे में। मम्मी होता क्या है, किस देश से संबंध बताया जाता है मम्मी का, और मम्मी कैसे प्रिपेयर किया जाता था, बनाया जाता था। तो साथियों मम्मी जो शब्द है यह सबसे ज्यादा विश्व इतिहास के अंदर काम लिया गया है मिस्र के लिए। मिस्र जो देश है इसकी राजधानी बताई जाती है काहिरा। मम्मी अर्थात मिस्र में प्रतिष्ठित सामंत हैं, राजा है, व्यापारी हैं, धनाढ्य लोग हैं। मरने के बाद में इनकी बॉडी को लंबे समय तक बिना क्षतिग्रस्त हुए यथा स्थिति में रखने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती थी उसे मम्मी के नाम से जाना जाता है। अब मम्मी जो है वो तैयार कैसे किया जाता है साथियों, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आदमी गुजर जाता था तो उसके शरीर को फाड़कर उसके शरीर से सारी नमी गायब की जाती थी। नमी को बाहर निकाला जाता था और फिर उसे धूप में सुखाया जाता था। धूप में सूखने के बाद में वापस उसे सिलाई की जाती थी। सिलाई करने के बाद में 7 से 8 रसायनों के अंदर उस मम्मी को, उस शरीर को, उस तरल पदार्थ के अंदर उसे भिगोया जाता था। भिगोने के बाद में एक कपड़ा जिसे लिलन के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण जो बॉडी है उसके ऊपर, इस अवस्था में बॉडी को रखकर संपूर्ण शरीर के ऊपर वो कपड़ा लपेट दिया जाता था और उसके बाद में तांबे की मंजूसा यानी पेटी में रखकर उसे किसमें दफना दिया जाता था, पिरामिड के अंदर दफना दिया जाता था। और अगर बात करें पिरामिड की तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो पिरामिड बताया जाता है वो बताया जाता है गीजा का पिरामिड। साथियों बताना चाहूंगा मिस्र जो देश है यहाँ पर राजा है, राजा जो होता था उसे किसके नाम से जाना जाता है, तो राजा को फराहो कहा जाता था। राजा को फराहो के नाम से जाना जाता था। गीजा स्थित विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड मिला है ये बहुत ही ऊंचाई पर, मतलब बड़ा पिरामिड मिला जो त्रिभुजा आकार में बनाया गया है। साथ ही बताना चाहूंगा ये जो पिरामिड बना है साथियों, इसमें एक
एक पत्थर लगभग 2.5 टन का लगाया गया था। एक पत्थर लगभग 2.5 टन का लगाया गया था। साथ ही बताना चाहूंगा, इतिहासकार बताते हैं साथियों, ये जो पत्थर बारीकी से जोड़कर इनको इतना ऊपर तक ले जाकर एक त्रिभुजाकार पिरामिड बना है, इन दोनों के बीच में अगर एक ब्लेड घुमाया जाए तो वो भी आराम से नहीं घूमेगी, इतनी सटीकता से इनको संजोया गया है। साथियों बताना चाहूंगा, मिस्र के अंदर जो गीजा का पिरामिड है, इसके जस्ट पास में नरसिंह, नरसिंह का मतलब होता है आधा इंसान और जो सिर है वो है सिंह का। नरसिंह यानी स्फंक्स। स्फंक्स की जो मूर्ति है ये 7 प्रमुख आश्चर्यों में से एक बताई जाती है गीजा के पिरामिड के साथ में। वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं साथियों, और हमें यहाँ पर क्या मिला है तो बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बताया जाता है, ये लिखना है। लोथल जो पुरातात्विक स्थल, इसकी जो खुदाई की गई तो इसमें लोथल का गढ़ व नगर दोनों प्राचीर से गिरे थे। लोथल का गढ़ व नगर दोनों प्राचीर यानी दीवार से गिरे थे, प्राचीर से गिरे थे, प्राचीर से गिरे थे, यानी पूरे संपूर्ण क्षेत्र के चारों तरफ किल्लेबंदी की गई थी ताकि शत्रु कोई भी इनके ऊपर अटैक न कर दे। साथियों लोथल से विशेष जानकारी हमने डकयार्ड के बारे में ली है, मम्मी के बारे में ली है, चावल के साक्ष्य और मन का निर्माण इंपॉर्टेंट रूप से ये देखने को मिलता। मन का निर्माण की पूरी ओरल जानकारी मैंने आपके सामने रखी। साथियों अब हम बात करने जा रहे हैं अगले पुरातात्विक स्थल के बारे में, जिसका नाम है आपके चहुंदड़ो। चहुंदड़ों के बारे में बात करते हैं साथियों। चहुंदड़ों के विशेष विवरण, खोज आदि के बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, और प्रमुख जो विशेष विवरण हैं उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। चहुंदड़ो जो पुरातात्विक स्थल है, इसकी खोज जो है यह 1921 ईस्वी में गोपाल मंजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई है, और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित, यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित जो एक पुरातात्विक स्थल बताया जाता है, जिसे चहुंदड़ो के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों इसके उत्खनन के बारे में। उत्खनन जो है यह 1933 ईस्वी, इसका उत्खनन जो किया गया साथियों 1933 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा इस पुरातात्विक स्थल का क्या किया गया साथियों, उत्खनन किया गया, खुदाई की गई है। बात करते हैं चहुंदड़ो के विशेष विवरण के बारे में। यहाँ खुदाई के दौरान हमें कौन कौन से साक्ष्य यानी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो खुदाई के दौरान हमारे हाथ लगे हैं, तो बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ के लोग कुशल कारीगर थे। यहाँ के जो लोग बताए जाते हैं ये कुशल कारीगर बताए कारीगर थे। यहाँ उत्खनन से मोहरे बनाने के औजार मिले हैं। मोहरे बनाने के औजार हमें किस स्थल से मिले तो नाम आता है चहुंदड़ो से। बात करते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी, तो मोहरे बनाने के औजार के साथ में यहाँ पर जो ईंटें मिली है साथियों, ध्यान रखना, ईंटें जो यहाँ पर मिली हैं विशेषकर वर्ताकार आकृति की इस पुरातात्विक स्थल से हमें ईंटें प्राप्त हुई। और यह नगर जो है जिसे चहुंदड़ो के नाम से जाना जाता है, यह प्रसिद्ध औद्योगिक नगर था।
चहुंदड़ो जो है यह प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ था साथियों। अब उत्खनन में और हमें क्या मिला, तो उत्खनन में यहाँ पर कांसे की गाड़ियां हैं, अलंकृत हाथी के मिट्टी से निर्मित खिलौने, अलंकृत हाथी के मिट्टी से निर्मित खिलौने, अलंकृत हाथी के मिट्टी से निर्मित खिलौने हमें कहां से मिले, चहुंदड़ों से मिले। और साथियों बताना चाहूंगा कांसे की गाड़ियां भी हमें यहां उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई। साथ ही बताना चाहूंगा यहां पर मनका निर्माण का कारखाना भी मिला था। मनका निर्माण का कारखाना हमें कहां से मिला था साथियों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक जगह लोथल और दूसरी जगह का नाम बताया जाता है चहुंदड़ो। साथियों चहुंदड़ों के खोज, उत्खनन और विशेष विवरण के बारे में बात बताई। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट साथियों बताना चाहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनित जो स्थल हैं, हर एक अपनी अलग एक पहचान रखता है। जैसे इसकी अलग जो पहचान है वो दो रूप में देखी जाती है, प्रतिष्ठित औद्योगिक नगर और दूसरा है यहाँ के जो ईंटें मिली हैं ये वर्ताकार रूप में ईंटें बताई जाती है। साथियों इस चैप्टर को पूर्ण रूप से तैयारी में डालने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अपने पास में इंस्टॉल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं चहुंदड़ों के बाद अगले पुरातात्विक स्थल के बारे में। साथियों ये सारे पुरातात्विक स्थल अपने लिए टेढ़ी खीर ना बन जाए, इसलिए हमें इन्हें डीपली से पढ़ना जरूर पड़ेगा। साथियों अब हम बात करते हैं अगले पुरातात्विक स्थल के बारे में। अगला जो पुरातात्विक स्थल बताया जाता है इसका नाम है रंगपुर की एक से दो विशिष्ट बातें बस देखने को मिलती हैं। पहला है खोज। रंगपुर की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बताना चाहूंगा 1931 ईस्वी में MS वत्स, पूरा नाम लिखना चाहो साथियों, अगर कहीं बहुविकल्पी प्रश्नों में पूरा नाम भी पूछ ले तो नाम आता है माधव स्वरूप वत्स के द्वारा रंगपुर की खोज की गई है। और ये कहां किस नदी के किनारे स्थित है, तो बताना चाहूंगा साथियों रंगपुर जो है ये गुजरात के काठियावाड़ा स्थित मादर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे साथियों, मादर नदी के किनारे खोजा गया जो स्थल है इसे रंगपुर के नाम से जाना जाता है। रंगपुर जो है इसके विशेष विवरण के बारे में बात करते हैं साथियों। विशेष विवरण, रंगपुर का जो विशेष विवरण हमें देखने को मिलता है, मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है। रंगपुर ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट हमने अपने लिए बताया नहीं जाता है साथियों। 2 बस चीज़ें हैं जो अपने लिए सवाल बन सकता है इसके लिए। यहाँ ये जो स्थल है यहाँ सिंधु सभ्यता के पूर्व सभ्यता का साक्ष्य। सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी संस्कृति के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले हैं, रंगपुर से बताया जाता है साथियों। एक और इंपॉर्टेंट जो बात बताई जाती है यहाँ उत्खनन में चावल की भूसी व इसके साथ ही यहाँ ईंटों से निर्मित दुर्ग, चावल की भूसी व ईंटों से निर्मित दुर्ग हमें इसके उत्खनन में साथियों
मिला है। ये रंगपुर की डिटेल हमने पढ़ ली। साथियों, रंगपुर के बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं अगले पुरातात्विक स्थल के बारे में। अगला जो अपना पुरातात्विक स्थल हमें पढ़ने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता के, उसका नाम है आपके धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा के बाद बात करते हैं तो धोलावीरा वो क्षेत्र था जिसके बारे में बहुत सारी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक से दो विशेष क्वेश्चन अपने लिए प्रिपेयर होते हैं। साथियों, धोलावीरा जो है इसकी खोज जो बताई जाती है 1967 से लगाकर 68 के मध्य गणपत लाल जोशी द्वारा। खोज जो है 1967 से 68 ईस्वी के मध्य गणपत लाल जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। साथियों, और बात करें ये कहाँ स्थित है तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित जो भचाऊ क्षेत्र है। साथियों, गुजरात के कच्छ स्थित भचाऊ, गुजरात के कच्छ स्थित भचाऊ में मानहर व मानसर नदियों के किनारे मानहर व मानसर नदियों के किनारे जो खोजा गया स्थल है इसे धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। खोज इसकी गणपत लाल जोशी द्वारा गुजरात में कच्छ स्थित भचाऊ क्षेत्र जो है, यहाँ मानहर और मानसर नदियों के बीच में जो पुरातात्विक स्थल था जिसे धोलावीरा के नाम से जाना जाता है। बात धोलावीरा के विशेष विवरण की तो यहाँ उत्खनन में हमें खेल का स्टेडियम साथ ही सूचना पट, खेल का स्टेडियम, सूचना पट और इसके साथ में इंपॉर्टेंट जो उत्खनन में यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है यहाँ बांध व नहर प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ बांध निर्माण वह नहर प्रणाली, बांध निर्माण व नहर प्रणाली के साक्ष्य, बांध निर्माण व नहर प्रणाली के साक्ष्य भी साथियों हमें धोलावीरा से मिले हैं। ये स्टेडियम वाला सवाल और सूचना पट का सवाल कई बार पूछा जा चुका है। साथियों, अगर पूछ ले जाए भारतीय इतिहास के दौरान कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाने वाला जो शासक बताया जाता है उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक वंश था इसने 5 से 6 इंपॉर्टेंट नहरों का निर्माण करवाया। साथियों, हमने रंगपुर और धोलावीरा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं साथियों बनवाली के बारे में। साथियों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले पुरातात्विक स्थल और उसके विशेष विवरण के बारे में जो अपने लिए सवाल बनाते हैं। और साथियों, और ये भी बताना चाहूँगा कि विशेष विवरण से ज़्यादातर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब हम साथियों अगले पुरातात्विक स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बनवाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। बनवाली की खोज किसके द्वारा हुई थी, कब हुई थी, ये कहाँ पर खोजा गया स्थल है, तो बताना चाहूँगा साथियों कि बनवाली की खोज सन 1973 से 74 के मध्य, खोज सन 1973 से 74 के मध्य डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इस पुरातात्विक स्थल की साथियों
खोज की गई। साथ ही बताना चाहूंगा ये कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार में। बनवाली जो है यह हरियाणा के हिसार, हरियाणा के हिसार में स्थित सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे ये पुरातात्विक स्थल स्थापित था, उत्खनन के दौरान हमें मिला। बात करते हैं बनवाली के विशेष विवरण के बारे में। बनवाली जो सभ्यता स्थल बताया जाता है, इसका विशेष विवरण जो देखने को मिलता है खुदाई के दौरान जो यहाँ पर हमें मिला है, तो लिखना है हल्की आकृति के खिलौने। हल्की आकृति, हल्की आकृति के खिलौने, हल्की आकृति के खिलौने मिले साथियों। सवाल ये पूछा गया साथियों कि कृषि जो है ये बड़े पैमाने पर कब अंगीकार की गई, तो बताना चाहूंगा साथियों कि 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से पहले बड़े पैमाने पर कृषि नहीं की जाती थी। जो हल बताए जाते हैं ये लकड़ी के फाल, लकड़ी के फाल के बने हल होते थे, जो जमीन को गहराई से नहीं चीर पाते थे। लेकिन जब शुरू होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद कृषि के अंदर चहुमुखी विकास हुआ, क्योंकि डिस्कवरी की जा चुकी थी लोहे के बारे में, लोहे के बारे में खोज की जा चुकी थी। अगर साथियों पूछा जाए कि यूरोप के वो कौन से आविष्कारक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम लोहे की खोज की, तो साथियों लोहे की सर्वप्रथम जो खोज करने वाला एक परिवार जिसका नाम है डर्बी परिवार। डर्बी परिवार जो है इसने लोहे की सबसे पहले खोज की गई थी। इसमें 2 से 3 भाई बताए जाते हैं, अब्राहम डर्बी प्रथम, अब्राहम डर्बी द्वितीय और अब्राहम डर्बी तृतीय। प्रमुख रूप से इनका नाम देखने को मिलता है। बात करते हैं कि लोहे का जो सबसे पहले शुद्ध रूप या बाद में जो दूसरा रूप शुद्धिकरण के दौरान निकला वह कौन सा है, तो साथियों बताना चाहूंगा एक लोहा होता है पिटवा और एक होता है आपके ढलवा। ढलवा जो लोहा होता है इसे कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है। और पूछ ले कि ढलवा लोहे से निर्मित सबसे पहले किस नदी के ऊपर पुल बनाया गया था, तो इंग्लैंड स्थित, इंग्लैंड में स्थित जगह जो नदी है इसका नाम बताया जाता है सेवर्स। सेवर्स नदी के ऊपर सर्वप्रथम लोहे के ढलवा पुल का निर्माण किया गया था। तो हल की आकृति के खिलौने के अलावा और हमें यहाँ पर बढ़िया किस्म की जो बढ़िया किस्म की जो ये प्रमाणित करती है कि यहाँ पर गेहूं की खेती होती थी। किसकी खेती? गेहूं की खेती के साक्षात इसमें परिणाम हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। अंतिम इंपॉर्टेंट बात, ये जो धोलावीरा नगर है यहाँ नगरीय व्यवस्था में दूषित जल निकासी का अभाव, दूषित जल निकासी का अभाव किस पुरातात्विक क्षेत्र में बताया जाता है, तो नाम बताया जाता है बनवाली। तो बनवाली की खोज, उसके उत्खनन, नदी के किनारे और यहाँ पर विशिष्ट रूप से जो विवरण है 3 पॉइंट में हमने साथियों पढ़ा। अब हम बात करते हैं अगले पुरातात्विक स्थल के बारे में। अगला जो पुरातात्विक स्थल है अपना साथियों उसका नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो पुरातात्विक स्थल है साथियों, सबसे पहले पूछा जा सकता है अपने से इसकी खोज किसके द्वारा कब की गई थी और ये कहाँ स्थित था, तो बताना चाहूंगा साथियों यह जो पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज G.P. जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1960 ईस्वी के अंदर। 1960 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी और यह पुरातात्विक स्थल जो है ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के
कच्छ क्षेत्र में स्थापित था सूरकोटड़ा। बात करते हैं साथियों सूरकोटड़ा जो है इसके विशेष विवरण के बारे में। विशेष विवरण की अगर बात करें साथियों, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती साथियों, पहले बता चुका हूं कि हर एक क्षेत्र पुरातात्विक स्थल जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जानकारी रखता है, विशिष्टता रखता है। तो बताना चाहूंगा कि यहाँ घोड़े के अस्थि पंजर, कई बार सवाल आया है, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर और इसके साथ में 4 कलश समाधान, 4 कलश समाधान। ये समाधान क्या होता है? 4 कलश साथियों में पहले बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अंत्येष्टि की जाती थी, अंतिम संस्कार हैं, उसके 3 रूप देखने को मिलता है। एक होता है आंशिक समाधिकरण, दूसरा है पूर्ण समाधिकरण और तीसरा होता है दाह कर्म। तीसरा दाह कर्म, आदमी की संपूर्ण बॉडी को जलाकर उसकी जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां जो होती हैं, इन अस्थियों को मिट्टी के एक घड़े के अंदर रखकर, मिट्टी के घड़े के अंदर रखकर लाल कपड़े से इस घड़े का मुंह बांधकर इस घड़े को जमीन में दफनाया जाता था। इसे ही कलश समाधान के नाम से जाना जाता है। 4 कलश समाधान यानी एक कब्र में 4 अस्थियों को मटके में डालकर यहाँ दफनाया गया, ये बताया जाता है सूरकोटड़ा में। अब हम बात करते हैं और विशिष्ट जानकारी। यहाँ पर उत्खनन में तराजू का पलड़ा, यहाँ उत्खनन में हमें तराजू का पलड़ा भी उत्खनन के दौरान देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम पुरातात्विक स्थल रोपड़ के बारे में। रोपड़ की खोज, विशिष्ट जानकारी हम यहां से लेंगे जरूर साथियों। अब हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ जो पुरातात्विक स्थल है साथियों, इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा, खोज 1950 ईस्वी बीबी लाल का पूरा नाम ब्रजभूषण लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये प्राचीन सतलज नदी के किनारे, प्राचीन सतलज नदी के किनारे खोजा गया एक स्थल था। बात करें अगर रोपड़ के उत्खनन की, इसकी खुदाई कब की गई थी, तो बताना चाहूंगा कि रोपड़ की खुदाई 1953 से लगाकर 1955 के मध्य, 1953 ईस्वी से लगाकर 1953 से लगाकर 1955 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया स्थल। बात करते हैं विशेष विवरण की। विशेष विवरण 2 से 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं साथियों रोपड़ से। तो बताना चाहूंगा यहाँ उत्खनन में तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ उत्खनन में तांबे की कुल्हाड़ी कोमा साथ ही तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र का मतलब होता बाण रखने का वो तरकश। और साथ ही विशिष्ट विवरण में अंतिम बात बताऊंगा, यहां जो कब्र मिली है, इस कब्र में कई बार सवाल पूछा गया साथियों, शव जो दफनाया गया है इसके साथ में कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं। कुत्ते की अस्थियां तो स्पष्ट रूप से सवाल बनता है कि पालतू पशु जो हैं, यह जो अपनाया जाता था वो कुत्ता था और कुत्ते की अस्थियां शव के साथ में मिली हैं, तो ये सवाल
कई बार पूछा जाता है साथियों इस चैप्टर के दौरान हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, खोज, उत्खनन और विशेष विवरण की डिटेल सहित जानकारी ली साथियों। और हमें जो चीज़ पढ़नी है वो डिटेल सहित पढ़नी है साथियों पूरी जानकारी, चाहे कैसा भी कंपटीशन हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, रिट हो, फर्स्ट ग्रेड लेवल इतिहास हो, इन सब की जानकारी के लिए अपना जो चैनल है एनवीरा एजुकेशन जो चैनल है, प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।